अस्सलाम वालेकुम। आज का हम टॉपिक स्टार्ट आज से जो हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे, और इस तरह से हम लेक्चर्स बनाएंगे। पहले तो स्लाइड्स पे आते थे, अब हमारे इस वीडियो की शक्ल में आएंगे। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपियन हिस्ट्री का टॉप सीरीज हम लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस तो आपको पता होगा कि किस तरह से रेवोल्यूशंस आते हैं। किसी भी मुल्क में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इनइक्वालिटी बढ़ जाए, लोगों को राइट ना मिल रहे हो, या एक क्लास अपर लेवल की तरफ जा रही हो, दूसरी क्लास लोअर की तरफ जा रही हो, मतलब गुर्बत बढ़ती जा रही हो, और अमीर अमीर से होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। इसलिए कुछ लोगों में फिर जो ना एक शऊर आ जाता है, इसे समझने कि वो अपने हकूक के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं और अपने हकूक के लिए लड़ते हैं, निकलते हैं बाहर, और इस तरह से रिवोल्ट आ जाता है। रिवोल्यूशन में होता क्या है, जो गवर्नमेंट या जो भी मोनार्की, अक्सर तो लिबरेशंस मोनार्क कंट्रीज में आता है, ऐसे भी होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी आ जाता है रेवोल्यूशंस। तो जो हुकूमत हुक्मरानी कर रही होती है उनको गिराया जाता है, और उनकी जगह पर अपने जो रिवोल्ट होते हैं, जो रेवोल्यूशंस में से जो भी लोग होते हैं उनमें से किसी को आके उस गद्दी पे बिठाया जाता है, उस हुकूमत पे उनकी हुकूमत करवाई जाती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस हम पढ़ेंगे, इनके कॉजेस पढ़ेंगे कि क्या कॉजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस के, और इसमें कौन कौन से जो फिलोसोफर्स थे उनके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं, एक एक करके इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से हैं। अच्छा, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो मोनार्की के अगेंस्ट कम था, सोशल इक्वलिटी के अगेंस्ट ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रेवोल्यूशंस इनइक्वलिटी की वजह से भी आता है। तो फ्रांस में जब इनइक्वलिटी बढ़ती गई तो लोग इनइक्वलिटी के लिए लड़े। ठीक है, मोनार्क से पहले मतलब मोनार्की के साथ या किंग के साथ उनका कोई मसला नहीं था, ज्यादातर उनके भी साथ था, लेकिन ज्यादातर जो उनका इश्यू था वो था इनइक्वलिटी। तो ये जो रेवोल्यूशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो मोनार्की के अगेंस्ट नहीं था, ज्यादातर जो उनका मसला था वो इनइक्वलिटी के अगेंस्ट था। इसके बाद हम देखें कि उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन दो क्लासेस में डिवाइड था, डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में टू क्लासेस थी, एक थी प्रिविलेजेस क्लास, ठीक है, या दूसरी थी अनप्रिविलेजेस क्लास। ठीक है, अब ये दो क्लासेस थी, और इन दोनों को, अब ये प्रिविलेजेस क्लास ये ज्यादा राइट अपने अचीव कर रही थी, उसको ज्यादा राइट मिल रहे थे, और इनको कम राइट मिल रहे थे। ये मोनार्की मतलब ये माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में होते हुए भी वो ये ज्यादा राइट जो है ना एंजॉय कर रहे थे, और इनको कम राइट मिल रहे थे। ठीक है, अच्छा, प्रिविलेजेस क्लास एंजॉयिंग मोर राइट्स, ठीक है, एज कंपेयर टू अनप्रिविलेजेस क्लास, और वो माइनॉरिटी में थे। प्रिविलेजेस क्लास माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी में होते हुए भी ये ज्यादा राइट्स अपने एंजॉय कर रहे थे। अनप्रिविलेजेस क्लास जो कि मेजॉरिटी में थी, उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी फिर अब इकट्ठी हो गई और वो उन्होंने अगेंस्ट मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, और प्रिविलेजेस क्लास के अगेंस्ट रिवोल्ट खड़ा कर दिया। अच्छा, अब ये प्रिविलेजेस क्लास ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक थी क्लर्जी, ठीक है, एक तो क्लर्जी क्लास थी, मजहबी लोग, और दूसरे थे नोबल। मजहबी लोग तो आपको पता है, जैसे कि इस पर भी आपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पॉप को वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, पॉप्स को, प्रीस्ट को, ईसाई मजहब में, क्रिश्चियन मजहब में इनको वैल्यू दी जाती है, जो भी वो बात करते हैं उनकी मानी जाती है। जैसे कि हमने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की बात की, तो जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये 30 ईयर बाद क्यों चली, क्योंकि जब प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर आया और उसने पोप के अगेंस्ट बात की, जो पोप कह रहा था उसने कहा कि पोप जो भी बात कर रहा है ये गलत बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका फेट, आपका खुद जो ना खुदा डिसाइड करेगा। जब आपकी डेथ होगी, डेथ के बाद आपको पता चलेगा कि आपको जहन्नम में जाना है या आपको जहन्नम भेजा जाएगा या आपको जन्नत में भेजा जाएगा, ये खुदा डिसाइड करेगा। हम मुसलमान कहते हैं, हम भी ये कहते हैं कि अल्लाह डिसाइड करेगा कि आपके अमाल के मुताबिक आपको कहां भेजा जाएगा। तो मार्टिन लूथर ने भी यही कहा था कि पोप को क्या पता कि आप जन्नत में जाएंगे या आप जहन्नम में जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते, आप इनको फॉलो ना करें। बाइबल में जो चीजें लिखी हुई आप सिर्फ उन चीजों को फॉलो करें। ठीक है, मार्टिन लूथर ने पोप के अगेंस्ट बात की थी, जिसकी वजह से ये 30 ईयर वार स्टार्ट हो गई थी, और दो मजहब बन गए थे क्रिश्चियंस के, एक तो कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये मसला हो गया था। तो इस वजह से फ्रांस में भी, क्योंकि फ्रांस, रशिया, अब जब मैंने आपको बाल्कन स्टेट्स पढ़ाई थी, बाल्कन स्टेट्स में जब हमने रशियो टर्किश वार पे हमने बात की थी कि रशिया टर्किश जब वार लड़ते हैं
तो उनमें भी जब फ्रांस और रशिया आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और रशिया भी ये कहता है कि मैं क्रिश्चियंस का प्रोटेक्टर हूँ, ठीक है, कैथोलिक रिलीजियस का प्रोटेक्टर हूँ, दूसरी तरफ फ्रांस कहता है कि मैं प्रोटेक्टर हूँ, ठीक है, मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि ये जो जितनी भी बाल्कन स्टेट्स हैं उन पर मैं कंट्रोल करूँ। दूसरी तरफ रशिया कह रहा था कि मुझे अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि इन बाल्कन स्टेट्स पे मैं कंट्रोल करूँ, क्योंकि बाल्कन स्टेट्स क्या थी, क्रिश्चियन स्टेट्स थी, ठीक है। इस वजह से ये ज्यादातर क्लर्जिस्ट लोग जो होते हैं उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं इन ये जो क्रिश्चियन स्टेट्स हैं। तो ये क्लर्जी लोग और दूसरे थे नोबल। नोबल तो आपको पता है जो कि किंग से रिश्तेदार हों या किंग की फैमिली के मेंबर्स हों या किंग के रिश्तेदार हों या उनके अलायंस हों, वो नोबल फैमिली में नोबल्स थे, उनको नोबल से बिलोंग करते थे। तो ये दो क्लासेस थी, ये भी ज्यादा राइट अचीव करते थे, इनको भी ज्यादा राइट था एज कंपेयर टू इन प्रिविलेजेस क्लास। अच्छा, दूसरा ये इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था जिसके सिस्टम की बुनियाद पे लोग उन पे चले और उनको फॉलो करें, ठीक है। एक सिस्टम बनाया जाता है ना, जैसे कि हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाता है, लैंग्वेज डिसाइड की जाती है, आपकी पार्लियामेंट डिसाइड की जाती है और आपका जो भी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजें सारी डिसाइड की जाती हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए मुल्क भी चलाना है और इन रूल्स को फॉलो करते हुए लोगों को राइट्स देने हैं, ठीक है। सारे राइट्स आपके लिखे जाते हैं कि ये राइट्स हैं, आप अगर ये आपको राइट्स नहीं मिलते तो आप इनके अगेंस्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स है, सोशल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारे कुछ ना बेसिक राइट्स हैं और ये सारे बेसिक राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होते हैं, ये राइट्स हैं। अगर इन राइट्स में से आपको कुछ नहीं मिलता तो आप उनके लिए फाइट कर सकते हैं, आप उनके लिए लड़ सकते हैं कि मुझे ये राइट मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दे रहा है, गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, मुल्क हमें इजाजत दे रहा है कि आप ये राइट आपको ये राइट मिलने चाहिए और आप इन राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। अब इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, प्रॉपर कोई तरीका नहीं था जिनकी वजह से या जिसको फॉलो करके ये मुल्क चलाया जाए या लोग उनको फॉलो करें और अपने पुरअमन सुकून से यहाँ रह सकें। इनको नहीं पता था कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं है, ये सारी चीजें पहले तो इस तरह से चले थे, लेकिन इनके दरमियान कुछ बाशऊर लोग आ गए और उन्होंने बताया कि ये जो चीजें हो रही हैं आपके साथ गलत हो रही हैं। फिर उसके बाद ये निकलते हैं सड़कों पे और ये अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो 400 डिफरेंट सिस्टम थे इनके पास, 400 डिफरेंट सिस्टम पे ये मुल्क चल रहा था, पूरे प्रॉपर एक तरीके का मुल्क जो ना सिस्टम नहीं था, एक निजाम नहीं था, डिफरेंट सिस्टम थे, इसकी वजह से भी ये रेवोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, मुल्क पहले बैंकरप्सी में होता है, आपको पता है जब ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मुल्क की जो इकोनॉमी डाउन होती जाती है, जिस तरह से आपने श्रीलंका में देखा और इस तरह से बहुत से मुल्क ममालिक इनकी जीडीपी बिल्कुल डाउन हो जाती है, इनकी ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाती है, इंटरनल भी ट्रेड खत्म हो जाती है, इनकी इंपोर्ट इनकी एक्सपोर्ट ये सारी चीजें इनकी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस वजह से इनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है और मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है, ठीक है। उनकी जो रिजर्व्स हैं वो रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, तो मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला गया इस तरह की सिचुएशन में। और इससे पहले भी लुईस द 14 ये इनके ग्रैंडसन है, लुईस द 16 के, लुईस द 14 के ग्रैंडफादर है, सॉरी ग्रैंडफादर है लुईस द 16 के। इनकी वजह से भी ये मुल्क इनका बैंकरप्ट हो जाता है, मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। अब इस हालत में इसका जो ग्रैंडसन है लुईस द 16 ये बनता है बादशाह और इसकी एज होती है तकरीबन 20 साल, ठीक है। 20 साल की उम्र में ये जब बादशाह बनता है तो उसको क्या पता है कि किस तरह से सिस्टम चलाना है। ये इनके ग्रैंडफादर इनको बुलाते हैं अपने ग्रैंडसन को, बेटा कि मैंने इतनी सारी जंगें लड़ी हैं, जंगों में कोई फायदा नहीं है, तुम भी जंग नहीं लड़ना, ठीक है। मुल्क की अभी वैसे इतनी हालात खराब है, अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो तुम्हें उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करनी, तुम्हें जंग नहीं करनी। लेकिन ये इसकी बात मानता नहीं है और ये भी बहुत सी जंग लड़ता है, ठीक है। तो ये जब बादशाह बनता है तो उसका मुल्क बैंकरप्ट हो जाता है, तो ये बैंकरप्ट बन गया। अब ये कैसे संभाले सिस्टम। अच्छा, इसके बाद लुईस द 14 को हिदायत दी जाती है बेटा वार नहीं लड़नी। इसके बाद भी ये बेचारा पोलिश वार लड़ता है, पोलिश वार ऑफ सक्सेशन जो कि स्टार्ट होती है 1733 से 1735, 2 इयर्स वार ये चलती है। ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन में भी हिस्सा लेता है, वो भी लड़ता है, ठीक है। 1742 से लेकर 17 मतलब 6 साल ये भी वार चलती है। उसके बाद 7 ईयर वार में भी ये हिस्सा लेता है बेचारा। 7 ईयर वार 1756 से 1763 तक, ठीक है, ये 3 वार लड़ता है। इसके अलावा जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, अमेरिका जब बरतानिया से वार लड़ता है तो उस वार में भी ये हिस्सा लेता है, ठीक है। ये लुईस द 16 इस वार में भी हिस्सा लेता है। बेटा भाई तुम क्यों हिस्सा ले रहे हो इसमें, तुम्हारा क्या लेना देना। अब इसके बाद इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों इसने जो ना इस वार में भी हिस्सा लिया।
मसला ये था, इसके जो वालिद, इसके जो दादा थे, ग्रैंडफादर, इस ग्रैंडफादर ने बरतानिया के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी, ठीक है, जिसमें बरतानिया ने इस पे डिफीट कर दिया इसके दादा को, ठीक है, लुइस द 14 को डिफीट कर दिया। अब ये उसका बदला लेने आ रहा है इसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका को सपोर्ट करके बरतानिया के अगेंस्ट लड़ रहा है। इसमें इसको जो ना वो सपोर्ट करने आ रहा है, रिवेंज लेना चाह रहा है, ये अपने दादा का रिवेंज लेना चाह रहा है। वो मिर्जापुर की देखिए ना, वो अपने गेंजपुर की बाप का दादा का सबका बदला लेगा ये फैजल। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर फैजल। तो ये भी साथ अपने बाप का, अपने दादा का ना बदला ले रहा था ये बरतानिया से। अब पहले पैसे जो ना, पहले ही तुम्हारा मुल्क जो है बैंकक्रप्टी में चला गया है, ठीक है, बैंकक्रप्सी हो गया है, मुल्क के पास सरमाया नहीं है, पैसा नहीं है, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारी किंगशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम अवाम के पैसे से जो ना जंगे लड़े जा रहे हो, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, पैसा नहीं है, अवाम जो टैक्स दे रही है उन टैक्स से तुम पैसा अवाम पे खर्च नहीं कर रहे, जंग पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो ये मतलब जो ना इसने इस तरह की जो ना पॉलिसीज अपनी अडॉप्ट की थी, जिसकी वजह से ये आपका जो ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके पास आज का टॉपिक है, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। तो ये भाई रिवेंज लेना चाह रहे हैं, और उस वक्त अमेरिका जो था, क्योंकि आपको पता तो है आपको कि बरतानिया, स्पेन और पोर्चुगीज ये कॉलोनीज बनाया करती थी, ठीक है। तो अमेरिका जब नया डिस्कवर हुआ था, कोलंबस ने जब इसको डिस्कवर किया था, तो अमेरिका भी ये हमने बात की थी, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था, जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जब दौर स्टार्ट हुआ था 1618 से, ठीक है, तो उन्हीं के दरमियान ये आपका अमेरिका भी डिस्कवर हुआ था, कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो बरतानिया ने अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना दिया था, ठीक है। अब उस वक्त एक स्लोगन फेमस हुआ था, ये एक स्लोगन है, ठीक है, ये एक स्लोगन फेमस हुआ था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये अमेरिकन स्लोगन था, ठीक है, जो कि बरतानिया के अगेंस्ट था। ये अमेरिकन बरतानिया के अगेंस्ट जब लड़ रहे थे, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये एक स्लोगन फेमस किया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनलिज्म का भी राइज हुआ, ठीक है। एक ये भी वजह थी, ये भी वजह है, मतलब हर किसी जिस कंट्री में भी रिवॉल्यूशन आता है उसकी मेन वजह होती है नेशनलिज्म। हमने बाल्कन स्टेट में भी पढ़ा, नेशनलिज्म का राइज हुआ, टर्किश एम्पायर टूट गया। हमने इसके अलावा आपने हमारा एक टॉपिक है 1991 में आपका सोवियत यूनियन की जब ब्रेकडाउन होती है, तो वहां पर भी नेशनलिज्म का राइज होता है, सोवियत यूनियन के जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। जब सोवियत यूनियन टूटता है 1991 में, एक तो अफगानिस्तान में जाने की वजह से टूट जाता है, और दूसरा उनकी जो कंट्रीज होती हैं, जिनकी सोवियत यूनियन के अंडर में जितनी भी कंट्रीज होती हैं, उनके अंदर नेशनलिज्म का राइज होता है। तो जिस कंट्री में नेशनलिज्म का राइज होता है, वो कंट्री एक मुल्क से 100 मुल्क में डिवाइड हो जाती है, और अगर 100 कंट्रीज आपस में डिवाइडेड है, 100 स्टेट्स आपस में डिवाइडेड है, और उनके दरमियान नेशनलिज्म का राइज हो जाए, तो वो एक मुल्क भी बन सकता है। तो नेशनलिज्म इस तरह से काम करता है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो वहां पर भी नेशनलिज्म का राइज हुआ। कंटिन्यू टॉपिक करते हैं इसको, मजीद टॉपिक है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ा ओवरव्यू था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 का।